आम आदमी के लिए ना पूरा जगत गुंडा है। भारत में इज्जतदार मध्यम वर्गीय होने का मतलब ही यही होता है। तुम जवानी में भी दब दब के चलोगे तो तनोगे कब? जब बुढ़ापे में कुबड़ निकल आएगा। प्रकृति वैसा होने नहीं देती। अच्छा जी, क्या बोल रहे हो? प्रकृति वैसा होने ही नहीं देती। मेरा झुन्नू, प्रकृति वैसा होने नहीं देती। मैं तो नन्हा हूं, बेचारा हूं। प्रकृति न किसी की सगी है न किसी को ठगी है। ये दायित्व तो तुम्हारा है कि तुम प्रकृति को समझो, जीवन के नियमों को जानो। प्रकृति ने कोई साजिश नहीं रची हुई है तुमको परेशान करने की। नमस्ते सर, पहला सवाल से है जी। पिछले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी अटेंडेंस 90% और पार्टिसिपेशन रेट 20% है। रोहन जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल रखिए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे जुड़ने के बाद मुझ में काफी बदलाव हुए हैं, इसका मैं सदा ऋणी रहूंगा। एक्चुअली घर में भी बहुत बदलाव हुए हैं और मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल सा है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही है। आचार्य जी, मैं काफी मतलब दुर्बल सा महसूस करता हूँ। मुझे हर एक के सामने मतलब झुककर बात करनी पड़ती है। मैं लोगों से आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरे सारे दोस्त अच्छी जगह पे पीजी लग चुके हैं और मैं अभी तक पीजी की एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया हूँ। पढ़ने बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, मतलब बम्बार्डमेंट होती है थॉट्स की, तो पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मतलब जिसके कारण उदासीनता आती रहती है। अभी थोड़ा मैं डायलेमा में हूँ कि मतलब इसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो एग्जाम पे फोकस करूँ पढ़ाई करते हुए, या फिर वही घिसी पिटी जिंदगी सरकारी नौकरी वाली करता रहूँ। मतलब कुछ मार्ग दिखाइए। मतलब मैं नौकरी के साथ पढ़ रहा हूँ फिलहाल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रेट कितना बोला था इनका? मुझे से सच चाहिए और मुझे से झूठ बोलते हो। कह रहे हो कि सबके सामने झुक जाते हो, दोस्तों से प्रभावित हो जाते हो। मेरे सामने तो नहीं झुके आज तक। अगर सबके सामने तुम झुकते ही होते तो मुझे भी उन सब का एक छोटा सा हिस्सा मानकर झुक गए होते। अपना व्यक्तित्व तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ दमित किस्म का है। सीधे कहूं तो जैसे दब्बू हो, पर दब्बू नहीं हो, बहुत अकड़ू हो। और अगर सचमुच दबना जाना होता तुमने सच के सामने, तो झूठ के सामने फौलाद की तरह खड़े हो जाते, तन के जरा सा भी नहीं झुकते। अभी दुनिया के सामने झुके हुए हो। क्या शब्द थे तुम्हारे कि डर जाता हूं? आंख मिलाकर, हाँ, डर सा लगता है आचार्य जी। मतलब आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता। आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते क्योंकि जिससे आंख मिलानी चाहिए थी उससे तो कभी मिला ही नहीं। दोस्त क्या कर रहे हैं उसको देख करके तुम अपनी किस्मत तय कर रहे हो, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारी किस्मत तय होनी चाहिए थी वहां से तो भागते हो 80%। बेटा ये नियम है, इसका मैं तुम्हारे दोस्त कोई अपवाद नहीं हो सकते। नियमों कोई तोड़ सकता है? मैं इसको उठाऊं नीचे छोड़ूं तो क्या होगा? आप उठाओ नीचे छोड़ो तो क्या होगा? आप वहां स्क्रीन में ऐसे उठाओ कलम को छोड़ो तो क्या होगा? हम में से कौन तोड़ सकता है इन नियमों को? इनको चाहे जीवन का नियम बोलो, अगर चेतना की तरफ से बात करनी है तो हम बोल देते हैं जीवन के नियम, जीवन के नियम। और अगर ज्यादा सटीक बात करनी है तो बोलो प्रकृति के नियम। जिसको आप जीवन का नियम भी बोलते हो ना, वो वास्तव में बस प्रकृति का नियम है। इसको
पाश्चात्य दर्शन ऐसे देखता है कि द लॉज ऑफ मैटर आर द लॉज ऑफ माइंड। जिसको आप बोलते हो ना लॉज ऑफ मैटर, वो लॉज ऑफ माइंड है। खैर वो अलग बात है। तो उसी को हम कह रहे हैं कि नियम है। नियम है, इनको नहीं तोड़ पाओगे। कोई बोले मुझे दुनिया के सामने झुकना पड़ता है बात बात पर, तो मुझे बहुत उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक फॉर्मूले की तरह है। आपने जैसे ही कहा आपको दुनिया के सामने झुकना दबना पड़ता है, मैं तुरंत कहूंगा इसका मतलब है सच के सामने अकड़ के खड़े हो, वहां नमन नहीं हो पा रहा। जो सच के सामने नमित नहीं हो सकता वो दुनिया के सामने दलित रहेगा। या तो यहां नमित हो जाओ या वहां दमित हो जाओ। दुनिया से झुकने का मतलब ही है कि दुनिया बड़ी चीज लग गई भाई, बड़ा महत्व दे दिया है ना। दुनिया बड़ी कैसे लगेगी अगर आपको पता हो कि सचमुच बड़ा कौन है। जो सचमुच बड़ा है अगर आप उसके साथ हो लगातार, तो दुनिया तो ऐसी चीज हो जाती है ना, दो कौड़ी की। वहां फिर धड़कनें थोड़ी तेज हो जाएंगी कि किसकी नौकरी लग गई, किसने क्या कह दिया, कोई मेरी निंदा ना कर दे, अरे उसका करियर आगे निकल गया। फिर थोड़ी ये होगा कि अरे ये क्या हो गया। ये जो सारी भीरुता होती है और बलहीनता और सिकुड़ा और सकुचा जीवन, ये सिर्फ और सिर्फ नियम बता रहा हूं, अपना कोई मत नहीं अभिव्यक्त कर रहा, नियम बता रहा हूं। ये सारा डर, ये कायरता सिर्फ एक जगह से आते हैं। हठ है, हठ है। सच नहीं मानूंगा और झूठ के तलवे चाटूंगा। सच नहीं मानूंगा और झूठ बोलेगा जूते चाट, तो जूते भी चाटूंगा। अजीब सी बात है और ये चीज मुझे बड़ा विस्मित करती रही है। लोग दुनिया में बिल्कुल रीढ़हीन होते हैं। इसको मेरु बोलते हैं, मेरुदंड, जो आपको ऊंचा रखे, मेरु पर्वत जैसा मेरुदंड। ये नहीं होता हमारे पास, स्पाइनलेस। और आम आदमी को दुनिया के सामने ऐसे घुग्घू बन के चलने में कोई समस्या नहीं आती। चाटुकारिता हमसे करवा लो, तलवे चटवा लो। और भारतीय चरित्र तो साइकोफेंसी में हमेशा से आगे रहा है। लेकिन यही आदमी जो दुनिया भर में दब्बू बना फिरता है, झुका झुका मरता है, इससे आप दो बातें सच की कहो, फिर इसका आप रौद्र रूप देखो, ये बिल्कुल अकड़ जाएगा। आप अपने ही घरों में देख लीजिएगा, अपने घर में नहीं तो पड़ोसी में होगा, या कहीं आपने सुना होगा, कुछ आपको पता होगा दोस्त यार में कहीं। दुनिया भर के दब्बू, कायर, डरपोक, मेरुदंडहीन लोग जब सत्य की, गीता की, अध्यात्म की बात आती है तो देखा है कैसे चौड़े हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा मेरे घर में। तू दुकान में ग्राहकों की खाता है क्या? रोटी भी नहीं, चप्पल। दफ्तर में बॉस की खाता है। पर जब सत्य सामने आता है तो तू बिल्कुल क्या जलवा दिखाता है। नहीं, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। बाकी जितने उपद्रव है सब चलते हैं तेरे घर में, सच नहीं चलेगा तेरे घर में। और उस समय पर तुम उसकी ठसक देखो, ये नहीं होने दूंगा मैं, ये नहीं चलेगा। तूने इतना ही संकल्प, ऐसी ही दृढ़ता अगर झूठ के खिलाफ दिखाई होती
तो तेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई होती। द्वैत है भाई जीवन। किसी को बहुत झुका पाओ तो जान लेना कि ये कहीं बहुत अकड़ा भी हुआ है। पक्का समझ लो। अगर किसी को देखो कि वो जगह जगह पर झुका हुआ है तो ये भी जान लेना कि कहीं पर ये बहुत अकड़ा हुआ है। अब झुकना अकड़ना तो साथ चलेगा, क्योंकि जीवन माने द्वैत। प्रश्न बस ये है कि झुक कहां पर रहे हो और अकड़ कहां पर रहे। झुकना भी होगा, अकड़ना भी होगा। चुन लो कहां झुकना है, कहां अकड़ना है। दोस्त 5 बातें बोले तो उसमें से 4 की उपेक्षा नहीं कर पाते, यही समस्या लेके आए हो। मैंने 5 बार बोला तो 4 बार मेरी उपेक्षा करी, इसी को 20% पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। ठीक। दोस्त की 5 बात में से 4 बात तुमने ऐसे ही उपेक्षित छोड़ दी होती तो अभी मुंह इतना छोटा सा नहीं हो गया होता। सही जगह झुक जाओ, फिर अब कहीं और नहीं झुकना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ये सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि दुनिया हमें बड़ी भारी चीज लगती है। और है वो बुलबुला, कहते अरे जान ले लेगी दुनिया। उसकी अपनी जान नहीं है, तुम्हारी क्या जान ले लेगी? जान लेने देने की उसमें सामर्थ्य होती तो सबसे पहले वो खुद जानदार ना हो गई होती। वही जैसे चुटकुला चलता है ना कि तुझे पता है मैं कौन हूं, ये दुनिया है। या कि क्या बोलती है, तुझे पता है मैं कौन हूं? बोलो बेटा वो तो आपको भी नहीं पता आप कौन हो, और मुझे अगर पता भी चल गया आप कौन हो तो उससे इतना नहीं हुआ कि मैं आपकी इज्जत और कम कर दूंगा। आपके लिए तो अच्छा यही है कि मैं भ्रम में रहूं कि आप कौन हैं। जैसे जैसे आपका राज खुलता जाएगा, मैं जानता जाऊंगा कि आप कौन हैं सचमुच, वैसे वैसे तो आपका महत्व तो मेरी दृष्टि में और कम होता जाएगा। और ये मुझसे मत पूछिए कि आप कौन हैं, बेहतर यह है कि आप खुद पता कर लें कि आप कौन हैं। उसके बाद इधर उधर दूसरों को धमकाने और डराने दबाने की जरूरत नहीं रहेगी। खौफ, व्यर्थ का खौफ पुता हुआ है चेहरे पर, क्योंकि एक भाव है कि कोई बहुत जरूरी चीज है जो छूटी जा रही है। उस भाव में सच्चाई कितनी है ये कभी जांचा नहीं। कोई क्यों डरेगा? सोचो तो सही, कोई क्यों डरेगा अगर उसको पता हो कि जो मिल सकता है वो भी एक सीमा के आगे महत्व का नहीं है, जो छूट सकता है वो भी नहीं है। कोई क्यों डरेगा? और आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, जवान हो, शरीर है अच्छा, अभी उम्र बाकी है, बीमार भी नहीं लग रहे हो। क्या जरूरत होनी चाहिए ऐसे कांपते डगमगाते दिखने की, थर 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 थर? क्यों? क्योंकि 4 कोई मिल गए हैं ऐसे ही लफंगे, और कोई आके बता रहा है कि फलानी दिशा चले जाओ, ये करियर कर लो, वो कर लो। कोई और कुछ बता रहा होगा, किसी ने कुछ कह दिया, कोई ब्याह करके बैठा होगा, उसको देख करके कांप रहे हो। कमजोर पत्ते हो जाओगे तो साधारण हवा भी कपा देगी, है ना? लोगों को बहुत अजीब लगता है, कहते पर हमारी समस्या तो कैरियर रिलेटेड है ना, तो ये भजन में उसका समाधान कैसे मिलेगा? You see, I am so wise. ये ऐसी सी बात है कि गाड़ी के पहिए नहीं चल रहे हैं तो फ्यूल टैंक्स में क्या भरे दे रहे हो? फिर जो भरना है पहिए में भरो। गाड़ी में ईंधन नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो मालिक जोर कहां लगा रहे थे? पहियों को ठेल रहे थे। बोले थे देखो गाड़ी चलती है, ये कैसे पता चलता है?
तो गाड़ी नहीं चल रही माने समस्या किसके साथ है? पहिए के साथ। तो मालिक लगे हुए हैं और पहिए ठेल रहे हैं, तभी कोई आया पीछे से, बोला उधर है भजन रिफ्यूलिंग पॉइंट, और वहां से लगाया फ्यूल टैंक में पाइप। तो झुन्नू लाल भैंस पे उतर आए, बोले समस्या तो है पहियों में, और तुम एक कुप्पी लेके आ गए हो, पता नहीं गाड़ी के पेट में क्या भर रहे हो, पेट थोड़ी खराब है गाड़ी का मेरी। और ये जो तुम इसमें डाल रहे हो वो तो इतना असमर्थ है कि वो खुद नहीं चल सकता, पाइप में लोट कर आ रहा है, तो मेरे पहियों को क्या चलाएगा? भजन से थोड़ी जीवन की समस्याएं सुधरेंगी, पहियों को धक्का दो तब सुधरेंगी। लगता है ना? ये पता ही नहीं है मैं कौन हूं, कर्म किसको कहते हैं, जीवन यापन किसको कहते हैं। बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात करी, वो क्या चीज होती है कुछ पता नहीं है। मैं कौन हूं, रुपए पैसे से जीवन का रिश्ता क्या होता है कुछ पता नहीं है। कर्म जब लगातार करना ही है तो किस दिशा में होना चाहिए कभी सोचा नहीं, ये सब कुछ नहीं पता है। और जा रहे हैं करियर काउंसलर के पास। तुम्हें करियर काउंसलर की जरूरत है या गीता की? बोलो। गीता की। कितना हमें विरोध है सच्चाई के लिए कि हम एकदम जो 20-20, 25-25 साल वाले घूम रहे हैं, कुछ न जानते न समझते, ये भी सलाहकार बन जाते हैं। वो वहां पर अपना वो, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करियर का तुम्हारा होना चाहिए। क्यों, किस बात पर? क्योंकि उसका कोई एग्जाम क्लियर हो गया है तो वो कह रहा है मैं भी तुम्हारी करियर काउंसलिंग कर दूंगा। और जिसका नहीं हुआ वो उनको ऐसे देखता है, जी हाँ जी हाँ जी। वही जैसे आप किसी हॉस्टल में चले जाओ तो वहां फर्स्ट ईयर का जो होगा फच्चा निब्बा, वो सेकेंड ईयर वाले को ऐसे देखता है कि जी ये हैं ज्ञान गुण सागर। होता नहीं होता है, और सर करके बात करी जाती है, इसको सर बोल रहे हो, इसके तो सर अभी तक उगा ही नहीं है, ये सिर्फ धड़ है अभी। क्यों इतने मायूस हो, क्या है? बोला था ना जाके देखना अवधूत गीता में, नहीं पुण्य पदम नहीं पाप पदम किम रोदसी मानव सरसमम। काय को रो रहे हो? क्या हो जाएगा? ये सवाल हम पूछते ही नहीं। एक वेग डिप्रेशन, और डिप्रेशन जब भी होगा वेग ही होगा, क्योंकि क्लियर हो जाए तो डिप्रेशन काहे को रहे। हेजी फीलिंग ऑफ unease, more than unease, a hazy heaviness। कोई पूछे कि किस वजह से, नहीं बता पाओगे। सारी समस्या यही है, वो हैवीनेस है ही इसीलिए क्योंकि तुम बता नहीं पा रहे हो किस वजह से। गो इनटू इट, उसकी जांच पड़ताल करो, पता चलेगा कुछ नहीं है, कोहरा है बस। जैसे कि आप कोहरे को अपने सामने देखो और आपको लगे कि ये कोहरा थोड़ी ही है, ये इमारत है। कोहरा इमारत जैसा लग सकता है ना, बड़ी भारी एक इमारत खड़ी हुई है सामने, और अगर कोहरा इमारत जैसा लगेगा तो कोहरे का वजन कितना हो जाएगा? बाप रे बाप, उसमें कोई वजन नहीं है। उसका वजन बस इस बात में है कि वो कोहरा है। जैसे ही स्पष्टता आएगी वजन हट जाएगा, वो जो बर्डन की प्रतीति होती है, वो जो बोझ सा सर पे रहता है वो हट जाएगा, क्योंकि बोझ वास्तव में है नहीं, कोहरा है जो बोझ जैसा प्रतीत हो रहा है। हम
बस जड़ अनुभोक्ता बने रहते हैं उस भीतरी हेज के। कुछ है वो परेशान कर रहा है, हम परेशान हुए हैं। अरे परेशान हो तो उठो ना इंसान की तरह, सवाल जवाब करो थोड़ा, किस बात पे परेशान हो, अच्छा क्या हो जाएगा, कलम कागज उठाओ लिखो, अच्छा अभी मैं इस बात परेशान हूँ, ये नहीं हुआ तो ऐसा होता है, मुझे ये परेशानी इसने सिखाई है, मेरा ऐसा चलता है। मुंह लटकाने से क्या होता है? तुम जवानी में भी दब दब के चलोगे तो तनोगे कब? जब बुढ़ापे में कुबड़ निकल आएगा। आम आदमी के लिए ना पूरा जगत गुंडा है, उसके लिए हर दूसरा व्यक्ति गुंडा है, वो सभी से ऐसे है। भारत में इज्जतदार मध्यम वर्गीय होने का मतलब ही यही होता है। लाचारी पोतो, मैं लाचार हूं। अच्छे से विश्लेषण करो, किस बात को लेके परेशान हो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, क्या बिगड़ जाएगा, पूछो। पता नहीं आचार्य जी, मैं मतलब जिंदगी ऐसी बैठ सी गई है, मतलब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार तुम हो कहां पे, तुम्हें यही नहीं पता तो आगे क्या करो, कैसे समझ में आ जाएगा? बड़े रौब से बोल दिया पता नहीं क्या करना चाहिए। अब तुम्हें ये नहीं पता क्या करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पता क्या हो रहा है, तुम्हें ये भी नहीं पता समस्या क्या है, तो तुम्हें ये कैसे पता है कि परेशान होना है? अगर तुम्हें ये नहीं पता कि समस्या क्या है तो तुम्हें ये कैसे पता है कि परेशान होना है? या तुम्हें समस्या पता हो और उससे मेरा निर्णय हो कि समस्या घोर गहन है, मुझे परेशान होना चाहिए। समस्या पता ही नहीं तो परेशानी कैसे पता हो गई? आचार्य जी, मैं 2-3 साल से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे वो एग्जाम पास नहीं हो पा रही है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा। एग्जाम का तो मतलब ही यही होता है ना कि ज्यादातर लोगों से पास नहीं होगा। तुमने क्या सोच के फॉर्म भरा था? एक्चुअली कोविड में मुझे डिप्रेशन सा हुआ था। क्या हुआ था? डिप्रेशन से जूझ चुका हूँ मैं कोविड में। तो उसके बाद से मतलब आपको अभी 2 साल से सुना तो मुझे थोड़ी ये आप वो थोड़ा। ये किस भाषा में बात कर रहे हो? अब वो थोड़ा भाषा भी पैनी होनी चाहिए, धारदार। वेग छितराई हुई भाषा में बात करना छितराए हुए मन का लक्षण होता है। आप जब शब्दकोश खोलते हो तो उसमें किसी शब्द का ऐसा अर्थ लिखा होता है, ऑलमोस्ट लाइक, ऑलमोस्ट यू नो, ऐसा, थोड़ा सा इसका मतलब ये है, या शब्दों के स्पष्ट सटीक प्रिसाइज अर्थ होते हैं। जब शब्दों के सटीक अर्थ होते हैं तो भाषा ऐसी क्यों रहती है? यू नो, इट वॉज लाइक, ही सेड टू मी, लाइक। ये लाइक क्या होता है? कुछ ऐसा हुआ है जो शब्दकोश के बाहर का है, या तुम जानबूझ करके भीतर एक कोहरा बचाना चाहते हो? तुम जानबूझ करके क्लैरिटी अवॉइड कर रहे हो, और वो बात भाषा में भी दिख रही है। एग्जाम तो आपसे बाहर की बात है ना, और ये साधारण सूत्र है अध्यात्म का कि प्रकृति पर तो किसी का नियंत्रण नहीं चलता। आप अधिक से अधिक अगर स्वामी हो सकते हो तो किसके? स्वयं के। अब एग्जाम दे रहे हो, वो प्रतिस्पर्धात्मक है भाई, उसमें ऐसा भी नहीं है कि इतने प्रतिशत तुम ले आ लो तो तुम्हारा चयन हो ही जाएगा। वहां तो इस पे भी निर्भर करता है कि दूसरों के कितने प्रतिशत आ गए। तो जो कोई किसी परीक्षा का फॉर्म भरे उसको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि चयन नहीं भी हो। तुम क्या सोच के आए थे? ये 2 बातें याद रखा करो शोले वाली। जब भी किसी परीक्षा का फॉर्म भरो और बहुत लगने लगे
कि मेरा तो होना ही है। तो एग्जाम सेंटर से लौटते हुए पूछो कितने आदमी थे रे, तो होश वापस आ जाएगा। और जब रिजल्ट आए और सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो पूछा करो क्या सोच के आए थे। वहां 10 लाख लोग भर रहे हैं और तुम अपनी आशा का झंडा लेके नाच रहे हो कि मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। क्यों हो गया भाई? अब नहीं हुआ है तो अब जो सही है वो करो, अब जो करा जा सकता है वो करो ना, तो मुंह लटकाने क्या बात है? आचार्य जी वैसा ही मुंह बन चुका है मेरा भी। क्या? हाँ तो मुंह तो बन ही जाएगा ऐसा। तुम बेटा आज भी नहीं लिखोगे रिफ्लेक्शन, तुम्हारा पता है। जिंदगी बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, और करने को एक महत्वपूर्ण काम होता है। वो महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मुंह पर ये जो मायूसी छाई हुई है इसको पोंछ दिया जाए। हम इसी के लिए पैदा होते हैं। दुख निरोध, दुख लेके पैदा होते हो और जीवन मिला होता है इसी दुख को हटाने के लिए। मर जाओगे ऐसे ही मुंह लेके, फिर सोचो ऐसे मुंह पड़ा हुआ है, कोई आग भी ठीक से लगाने नहीं आ रहा, कह रहे देखो ये मर के भी मनहूस ही रहा। पंडित उतनी दूर खड़े होकर के मंत्र मार रहा है, हटा, मर गया। मर तो जाओगे ही, उससे पहले आनंदित हो लो थोड़ा। और आनंद नहीं आ सकता जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। प्रकृति वैसा होने नहीं देती। अच्छा जी, क्या बोल रहे हो? प्रकृति वैसा होने ही नहीं देती। मेरा झुन्नू, प्रकृति वैसा होने नहीं देती। मैं तो नन्हा हूं, बेचारा हूं। प्रकृति न किसी की सगी है न किसी को ठगी है। ये दायित्व तो तुम्हारा है कि तुम प्रकृति को समझो, जीवन के नियमों को जानो। प्रकृति ने कोई साजिश नहीं रची हुई है तुमको परेशान करने की। तुम चल रहे हो सड़क पर, वहां खंभे हैं, वहां गड्ढा भी हो सकता है, वहां पेड़ हो सकता है, वहां वाहन हो सकते हैं, वहां दूसरे लोग हो सकते हैं। तुम उनसे जाकर भिड़ जाओ, उनकी क्या गलती है? तुम जा रहे हो एक जंगल में या एक खूबसूरत बाग है, उसमें पेड़ हैं, बहुत सुंदर है, और तुम जा जाके वो दरख्तों पे अपना माथा फोड़ रहे हो और बोलो प्रकृति ने मार दिया। प्रकृति ने मार दिया? प्रकृति में पेड़ इसलिए थे कि तुम्हारा माथा फूट जाए, इसलिए थे। तुम जाके उनसे भिड़ो, इसमें प्रकृति की या जीवन की क्या गलती है? जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो सब तुम्हारी स्पष्टता, बोध, क्लैरिटी पर है कि जीवन का तुम्हें क्या सिला मिलता है। और बहुत दिनों तक तुम ऐसा मुंह रखोगे, सही बोल रहा हूं, मुंह ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा। कोशिश करूंगा आचार्य, कोशिश करूंगा थोड़ी खुद को काम करने के लिए। कैसे करोगे काम? वही जो कुछ भी दुविधा दे रहा है वो लिख के, इस पे काम करके। तुम एक उम्र के हो, ठीक है?
तुम आगे कुछ काम करना चाहते हो, अपने आप से पूछो अच्छा काम क्यों करना है। एक बार को जितने तुम्हारे मन पर दबाव हैं सारे हटा दो, पूछो मुझे कोई भी काम क्यों करना है। कुछ जवाब आएगा, उसमें से जो जवाब बिल्कुल ठीक लगे, ठोस, पूछो अच्छा तो इस वजह से काम करना है, तो कौन सा काम करना चाहिए, उसके लिए क्या रास्ते हैं। तो काम करने के बहुत सारे जो गलत व्यर्थ कारण होते हैं वो हट जाएंगे। ये जो हम एक ही एग्जाम के पीछे कितने कितने सालों तक लगे रहते हैं, या दोस्त किसी दिशा में सफल हो गए हम उनके पीछे लगे रहते हैं, वो सब हटेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हें समाज की या दोस्तों की जिंदगी तो नहीं जीनी है। तो तुम्हारी जो अपनी जिंदगी है उसमें तुम्हारे लिए क्या ठीक है, एक बार जान जाओगे तो फिर इतनी मजबूरी नहीं रहेगी। और एक बात और समझना अच्छे से, बहुत अच्छी बात होती है जब सब लोग एक ही दिशा में एक ही सड़क पर भागे जा रहे होते हैं। भागने दो उनको। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक कम मिलता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जो दूसरा रास्ता है अगर वो लंबा भी हो तो उस पर सुविधा भी ज्यादा रहती है और समय भी कम लगता है। भले ही वो रास्ता लंबा था, भले ही वो सड़क उबड़ खाबड़ थी, लेकिन उस पर लोग इतने कम थे, इतने कम लोग थे कि रास्ता आनंद में गुजरा। और कुल मिलाकर के सड़क के लंबे होने के बावजूद और सड़क के उबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी समय भी कम लगा, क्योंकि सब के सब एक ही सड़क पे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि सब डरपोक हैं, सब एक दूसरे को पकड़े हुए एक ही सड़क पे भाग रहे हैं। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? दुनिया अगर एक ही दिशा में भाग रही है तो इसको अपने लिए एक सूत्र सा बना लो। कि पहली वरीयता उन रास्तों को देंगे जिन पे दुनिया नहीं चल रही है। नियम नहीं है, नियम नहीं है, सूत्र है। वरीयता कहा है, निर्णय नहीं कहा है। जो काम सब लोग कर रहे हैं सबसे पहले तो ये कहो ये नहीं ही करना है। आठ लेन का एक्सप्रेस वे भी ब्लॉक हो जाता है पीक ट्रैफिक में। मतलब समझ रहे हो ना? जिस रास्ते सब जा रहे हो सबसे पहले तो उस रास्ते से बचो। और एक्सप्रेस वे इतने लेन का बना दिया गया है, इससे बस ये पता चलता है कि सब उस पर जा रहे हैं। जिधर को जा रहे हैं वहां जाना ठीक है, इससे पुष्टि नहीं हो जाती। सब मूर्ख हो जाएं, किसी एक विशेष जगह की ओर जाने लगे क्योंकि सबको विश्वास हो जाए कि उस जगह पर जाने से स्वर्ग मिल जाता है। तो भारी हो जाएगा ट्रैफिक। जब ट्रैफिक बहुत हो जाएगा तो वहां एक्सप्रेस वे बना दिया जाएगा। कितनी भी लेन हो सकती हैं, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन, कितनी भी हो सकती हैं। उस सड़क की चौड़ाई देख करके क्या यह सिद्ध हो जाता है कि जहां को सड़क जा रही है वो जगह ठीक ही है? इससे बस ये सिद्ध होता है कि बहुत लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये नहीं सिद्ध होता कि बहुत लोग सही तरफ जा रहे हैं। पहला तो यही ख्याल किया करो, जहां सब जा रहे हैं वहां नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नियम बना लो कि धारा के विपरीत निश्चित रूप से जाना है, पर परखा सबसे पहले यही करो, अच्छा जिधर भीड़ है वहां से बचना है, वहां नहीं जाना। क्योंकि कई बार जिधर को भीड़ जा रही होती है ना, उधर श्रेष्ठता बस ये होती है कि वहां को भीड़ जा रही होती है, इसलिए वहां को और भीड़ जा रही होती है। दो दुकानें हों अगल बगल एक सी, और कई बार खाने पीने की ऐसी एक सी होती हैं। आप जाओगे ऋषिकेश की तरफ जाइए तो वहां पर ढाबे मिलेंगे, और कतार में एक के बाद एक मान लीजिए 5 ढाबे हैं।
अब मैं बहुत बार वहां आता जाता रहता हूं, तो वही मैं 5 अगल बगलों की, कभी आप देखोगे एक पूरा भरा हुआ है बाकी खाली, कभी देखोगे एक भरा हुआ है बाकी खाली है। कैसे हुआ? क्योंकि जो भरने लगता है वो फिर भर ही जाता है। वो भर क्यों जाता है? अगला आदमी आता है, कहता है इसमें लोग ज्यादा हैं तो यही है, चलो। और बाकी 4 कह रहे हैं पूरा खाली, वहां कोई नहीं जा रहा। उनकी गलती क्या है? बस कि वो खाली है। लेकिन जो उन 4 में जाकर बैठेगा उसकी मौज रहेगी, उसको आदर सत्कार भी ज्यादा मिलेगा, वो अपने अनुसार खाना बनवा सकता है क्योंकि और कोई है ही नहीं, और उसको जल्दी से भोजन सर्व भी कर दिया जाएगा, लीजिए, क्योंकि और कोई है ही नहीं। हम चूंकि डरे हुए लोग हैं, तो इसलिए हम ये नहीं देखते कि हमें कहां जाना है, हम ये देखते हैं भीड़ कहां जा रही है। सुरक्षा हमें भीड़ में लगती है। हमें लगता है दूसरे कर रहे हैं तो सही होगा ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें स्वयं नहीं पता, हमें अपने देखे नहीं पता कि सही क्या है, तो हम सोचते हैं दूसरा कर रहा है तो सही होगा। हमने सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान किसी दूसरे में स्थापित कर दिया है, क्योंकि हमारे भीतर कोई ज्ञान नहीं है, ये हम जान गए। तो बेहतर क्या ये नहीं है कि अपने ही भीतर ज्ञान पैदा करो? आप सोच रहे हो दूसरा ज्ञानी है और दूसरा सोच रहा है आप ज्ञानी हो। ज्ञानी कोई नहीं है, अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। हमने तो संख्याओं को पैमाना बना लिया श्रेष्ठता का। एक सज्जन थे, उन्होंने कोई आश्रम वगैरह बनवाया, वो आश्रम बनवा, लेकिन उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम कर दिए, पेड़ काट दिए, पता नहीं क्या करा, और भी काम किए होंगे। तो उनको जाकर के पूछा जा रहा है कि ये आपने सब करा है, ये ठीक नहीं है, और उनको दस्तावेज दिखाए गए, ये आपने गलत काम करा है। तो पहले उन्होंने इधर उधर की बातें करी, जब फंस गए तो बोले मेरे यहाँ पे हर रोज 5000 लोग आते हैं, क्या वो गलत है? ये हमारा तर्क होता है। अगर संख्या मेरे पक्ष में है तो मैं ठीक ही कर रहा हूं। या मेरे यहां पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सब धनपति उद्योगपति मेरे यहां आते हैं, सब राजनेता मेरे यहां आते हैं। तुम कह रहे हो मैं गलत हूं, तो क्या वो सब राजनेता भी गलत है? ये तर्क है कोई? ये तर्क है? पर ये तर्क हम सबका तर्क है, इसलिए तर्क चल जाता है कि अगर 10,000 लोग ऐसा कर रहे हैं तो। जब चीन की आबादी पहले 1 बिलियन हुई थी, तो एक मुहावरा निकल पड़ा था, 1 बिलियन चाइनीज कैन नॉट बी रॉन्ग। आज से कई दशकों पहले की बात है, जब चीन 1 बिलियन पहुंचा था, तो ये मुहावरा ही बन गया था, 1 बिलियन चाइनीज कैन नॉट बी रॉन्ग। ये लोक सत्य है हमारा, क्योंकि 1 बिलियन है तो गलत थोड़ी हो सकते हैं। और एक बात अच्छे से समझिएगा, 1 बिलियन है तो गलत ही होंगे, क्योंकि सत्य तो अकेला होता है। अगर 1 बिलियन लोग एक साथ ठीक हो सकते तो पृथ्वी आज वैसी नहीं होती जैसी हो गई है। जहां भीड़ देखो वहां समझ लो अज्ञान ही होगा। अगर गीता आप पर जरा भी उतरी है, ज्ञानियों की बात आपको थोड़ी भी समझ में आई है, पहली चीज ये होगी कि आपको भीड़ से थोड़ी असहिष्णुता हो जाएगी। आप जिधर देखोगे कि सब जा रहे हैं, आप थोड़ा ठिठकोगे। मैं नहीं कह रहा अनिवार्य रूप से जिधर सब जा रहे हो वो जगह या वो दिशा गलत ही होती है, पर ज्यादा संभावना यही होती है कि इतने लोग एक तरफ को जा रहे हैं तो वो जगह ठीक तो नहीं हो सकती। जिधर को देखो कि बहुत लोग हैं, वहां पर तुरंत ये बात कौंधनी चाहिए कि इतने लोग हैं तो कुछ गलत ही हो रहा होगा। हमारी बात समझ में, और गलत नहीं तो कम से कम औसत होगा, मीडियोकर होगा। ठीक है, सही गलत कि द्वैत से हटकर देखो तो कहोगे यार इतने लोग कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो काम बहुत औसत दर्जे का होगा, मीडियोकर होगा। श्रेष्ठता और साहस एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन्हें श्रेष्ठता चाहिए हो
वो अकेलेपन का साहस दिखाएं। साहस के बिना श्रेष्ठता की मांग दुस्साहस है। विल्हेम राइख का कॉमन मैन याद है ना, लिटिल मैन? वहां सारी बात ही क्या कही उन्होंने कि कॉमन मैन जो कुछ करता है वो बहुत मीडियोकर होता है, और कॉमन मैन ही कॉमन मैन है चारों तरफ। 99% तो वही है। तो माने जहां भीड़ होगी वहां क्या होगा? मीडियोक्रिटी, श्रेष्ठता रहित कुछ हो रहा होगा। इसको कोई अंधा नियम मत बना लेना अपने लिए, पर यह बात विचार में जरूर रखना। अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक जिंदगी जीनी है। भीड़ के अंदर घुस के थोड़ी जी लेंगे, किसी और के शरीर में प्रवेश करके जियोगे क्या? अपने साथ अपने भीतर जीना है ना। तो देखो तुम्हारे लिए क्या ठीक है, भले ही वो कोई और ना कर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? और अच्छी बात है कोई नहीं कर रहा तो हम ही अकेले, हम ही धुरंधर। अकेले दौड़ेंगे तो जीतेंगे फिर। ये जीतने का फॉर्मूला बता दिया पूरा। ऐसी रेस दौड़ो जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। कोई एक हरिजन उबरा, डूब
नाव अनेक रे साधो, डूबी नाव अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक रे साधो, डूबी नाव अनेक। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। जा मारग साहब मिले, ताहा न चाले कोस रे साधो, ताहा न चाले को। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। जा मारग साहब मिले, ताहा न चाले कोस रे साधो, ताहा न चाले को। नमस्ते सभी को। मैं गुंजा अभी काफी टाइम से यूट्यूब पे सुन रही थी आचार्य जी को, और अभी तो फरवरी माह से मैं सत्रों में भी जुड़ी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो सबसे पहला तो बहुत बहुत ही धन्यवाद आप सबको कि आपने हमारे जीवन को ना जीने लायक बनाया। मतलब इसकी जिम्मेवारी ली। जिंदगी तो मिल गई थी, बस मिल गई थी, जी ले ऐसा करके, पर उसको जीने लायक बनाने का जो तरीका है ना, ये सिखाने की जो आप लोगों ने जिम्मेवारी ली, इसके लिए बड़ा तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और मैं आज के सत्र से जो हमें सीख मिली वही है, जो अपने को बेहतर बनाने की, जो अपनी पुरानी आदतें हैं ना, जिसमें हम हर चीज को अपने जैसा ही बना लेते हैं, तो उनको छोड़ना और खुद को गीता और वेदांत की तरह बनाने की कोशिश करना। मतलब कोशिश करेंगे तभी शायद बन पाएगा ना। तो पर एक बात है जो कि जिंदगी जो हमें आपने दोबारा से दी है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। जो पहले वाली जिंदगी थी उसको बड़ा साफ सुथरा पोंछ के और उसको सुलझा करके दोबारा से दिया आप लोगों ने, और अब इसको अच्छे से जियो। और रोज रोज ये सत्रों के द्वारा जो हमें घूंट दी जाती है, या क्या कहें उसको, थोड़ा नया नया तरीका जो आप हमें देते हैं, तो इससे और बेहतर बनाने के लिए तो ये बहुत ज्यादा ही कारगर है और हमारे लिए बहुत काम आ रहा है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से, मतलब हमें अपनी जिंदगी, हमें अपने जिम्मेवारी जो हमारी थी वो आप लोगों ने लिया, और उस जिम्मेवारी को इतने अच्छे तरीके से आप, मतलब आपको पता हो ना हो, पर हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो अभी फिलहाल सब कुछ आप लोग ही हैं। और इससे ज्यादा क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत धन्यवाद आपका। शब्द नहीं है हमारे पास, मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ कि किस तरह इस बात को व्यक्त करूँ।